हो गई इसीलिए तो फिर मैसेज कर दो तो इसी लिंक पे ऐड होना चाहिए ग्रुप में। शुरू करें वगैरह स्टार्टिंग मतलब पिछले क्लास में हम लोग अवस्थाएं देख रहे हैं। अवस्था में हमने देखा कि अलग अलग विद्वानों ने इसका जो है अलग अलग विभाजन किया है। हम लोग देख रहे थे इसके अनुसार देख रहे थे लाख के मुख्यतः 9 रूप में और उसको 11 टोटली 11 रूप में विभाजित किया है। इसमें शैशवावस्था से लेकर लास्ट वो वृद्धावस्था तक की बातें करते हैं, लेकिन हमारे काम की है किशोरावस्था तक, क्योंकि किशोरावस्था तक के जो बालक है वो विद्यालय में पढ़ने आते हैं। लेकिन सभी अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था के संबंधी, इसलिए थोड़ी थोड़ी उनके बारे में देख लेंगे। मुख्यतः आपके काम की चीज़ है किशोरावस्था तक। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, इसमें गर्भकालीन अवस्थाएं देखी थी। गर्भकालीन अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं के बारे में मैंने बताया था, वृद्धावस्था और डिम्बावस्था और पूर्णावस्था। इनके नाम बस पर्याप्त है और यहाँ संख्याएं पूछी जाती है कि जो गर्भकालीन अवस्था है भ्रूण से बालक की जन्म लेने तक किन अवस्थाओं में होती है, 3 अवस्थाओं में होती है। और इसके बाद हमने देखा था शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय काल अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। हम एक एक करके सभी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जनरली यही से प्रश्न आते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्हीं की विशेषताओं को देखनी थी। इनकी विशेषताओं में हमने देखा था कि जो शैशवावस्था होता है उसे हम समायोजन का काल कहते हैं। समायोजन यानी कि जब बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद इस पृथ्वी में आता है तो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, इसलिए इसे समायोजन का युग कहा जाता है, समायोजन का काल कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था बचपनावस्था। बचपनावस्था में हमने सबसे मुख्य विशेषता ये देखी थी कि इस अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था होती है, यानी कि बालक का जो संवेग है, भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, ये जो संवेग है इसका जन्म इसी अवस्था में होता है, बचपनावस्था में। इसके बाद क्या देखा थे, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था होता है, इसे पूर्व एलिमेंट्री स्कूल का समय कहा जाता है, यानी कि स्कूल जाने की पूर्व की अवस्था। और इस अवस्था में बालक समायोजन किससे करता है, समाज से, यानी कि ग्रुप समूह बनाने की जो है अवस्था किसे कहा जाता है, खिलौने की अवस्था कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो बचकाने वाली हरकतें हैं वो सब पूर्व बाल्यावस्था में आएंगी। जैसे कि बालक जो है समाज का अभिन्न अंग किस आयु वर्ग में होना प्रारंभ होगा, उत्तर बाल्यावस्था में, ना कि पूर्व बाल्यावस्था में। खिलौने का युग कहा जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को, ना कि उत्तर बाल्यावस्था को। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि समूह बनाने की अवस्था किस अवस्था में प्रारंभ होती है, तो आप ऑप्शन के अनुसार उत्तर देंगे कि उसमें दिया क्या है, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद हमने देखा था व्यायाम संधि। व्यायाम संधि यानी कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों को जोड़ने वाला समय। ये अवस्था सबसे बहुत कम समय का होता है, 11 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था। 11 से लेकर जो 13 वर्ष की आयु वर्ग है उसे व्यायाम संधि के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत कम समय होने के बाद भी ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। सर इसको इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश के लिए आप नोट्स में मेरा देख लीजिएगा, सबका इंग्लिश लिखा हुआ है। व्यायाम संधि को कहा जाएगा प्यूबरिटी, यानी कि एक प्रकार से इसे ब्रिज एज भी कहा जाता है, सेतु युग। एक अवस्था को दूसरी अवस्था से जोड़ने वाला समय। 11 से 13 वर्ष का समय है, लेकिन ये लड़कियों में 11 से 13 के बीच में ही प्रारंभ होता है और लड़कों में 12 से 13 के आयु वर्ग में प्रारंभ होता है। यानी कि व्यायाम संधि का विकास जो है लड़कियों में सबसे पहले प्रारंभ होता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था किशोरावस्था। कहाँ तक बताया था सर? किशोरावस्था तक यही दिखाए थे। किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। किशोरावस्था का जो समय है वो 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक है, और किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो जो असमायोजन की अवस्था है, संवेग, तूफान और विद्रोह का समय,
वो पूर्व किशोरावस्था है। उत्तर किशोरावस्था के आते आते बालक जो है समायोजित होना प्रारंभ हो जाता है। बालक का जो है समायोजन, समाज से समायोजन, परिवार से समायोजन, संवेगों के साथ समायोजन, ये प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ किशोरावस्था दिया है तो आंसर किशोरावस्था आएगा। अगर ये बांट दिया गया है कि पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, तब आंसर रहेगा पूर्व किशोरावस्था। संवेग, विद्रोह और तूफान की अवस्था। तीन अवस्थाओं के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, मुख्यतः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, क्योंकि सभी विशेषताओं को देखेंगे। इसके बाद जो समय है वो प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था को लिख लेंगे, यानी कि बालक जो है इस अवस्था में प्रौढ़ हो जाता है। 21 से जो 40 वर्ष का समय है, इसे हरलाट ने प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा है। प्रौढ़ावस्था में बालक जो है पारिवारिक जीवन में, बालक से बालक नहीं रहता, वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ करता है। जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, जैसे कि अभी आप इसी वर्ग के लगभग सभी लोग मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि इसी आयु वर्ग की प्रौढ़ावस्था, तो जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक समय होता है। हमारे जो भी हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, शिक्षक बनना है, आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, पटवारी बनना है, किसान बनना है, ये बनना है, वो बनना है, जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं वो इसी आयु वर्ग में निर्धारित हो जाते हैं, निर्धारित करने की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था के बाद है मध्यावस्था। मध्यावस्था को भी सेतु ही कहा गया है। मध्यावस्था, मध्यावस्था का समय हरलाख ने माना है 40 से लेकर 60 के बीच, और इसे भी सेतु कहा गया है। सेतु इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को जोड़ने वाला समय है। वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने वाला समय है, ब्रिज का काम कर रहा है दोनों अवस्था के बीच। मध्य का है, इसलिए इसे मध्यावस्था कहा गया है। 40 से 60 इसका आयु वर्ग समय है। ये जो समय होता है, इसमें हमारे जो सामाजिक संबंध है वो दृढ़ हो जाते हैं। सामाजिक संबंध जो है दृढ़ हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति ये समझ लेता है कि बेटा का क्या रोल है, पिता का क्या रोल है, बहू का क्या रोल है, और सास का क्या रोल है। 40 से 60 आते आते यानी कि मेच्योरिटी है एकदम फिक्स हो जाती है, इसलिए सामाजिक दृढ़ता इस आयु वर्ग में देखा जाता है। सबसे अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था। 60 के बाद का जो समय है इसे वृद्धावस्था कहा गया है। यह समय होता है हास का, हास यानी कि पतन। एक शब्द आप लिख लेंगे, हास। ये समय है हास का यानी पतन, नष्ट होने का, या क्षय। ये तीनों समानार्थी शब्द हैं, पूछे जाते हैं कई बार, तीनों शब्द पूछे गए हैं, हास, पतन, क्षय। यानी कि व्यक्ति के, अभी व्यक्ति बालक नहीं रहा ना, वृद्धावस्था आ गया, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सभी तरह के हास, पतन, यानी कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, याददाश्त क्षमता बहुत कमजोर हो जाएगी, शरीर जो है क्षीण हो जाएगा, अब वो उतना काम नहीं कर सकता। इसलिए इसे पतन का योग समय या क्षय का समय या हास का समय कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। आगे हम देखते हैं, देखेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था को एक एक विशेषताओं को देखेंगे। बहुत जल्दी हो रहेगा, ऐसे जल्दी जरूरी नहीं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक मछुआरा, ये कहानी मैं कई बार सुनाता हूँ, जरूरी है। एक बार की बात है, एक मछुआरा हमेशा सुबह सुबह 4 बजे उठता, मछली पकड़ने के लिए जाल रखता, और जाल रखने के बाद सुबह तड़के ही निकल जाता नदी की ओर। नदी की ओर जब जाता, सुबह 4 बजे निकल, इसलिए निकल जाता था क्योंकि नदी दूर थी और पहुंचते पहुंचते सूर्योदय होता था, सुबह होती थी, तो ज़्यादा मछली फंसे, इसलिए वो 4 बजे ही निकल जाता था। यानी कि समय के पहले शुरुआत करता था काम करने की, ताकि वो सही निश्चित समय में, सही समय में अपने गंतव्य में पहुंच जाए। और 6 बजे के आसपास वो नदी के किनारे पहुंचता। हमेशा की तरह वो अपना जाल पकड़ा और सुबह 4 बजे निकल गया घर से मछली पकड़ने के लिए। कुछ दूर ही निकला था कि रास्ते में उसे पोटली नजर आई, मतलब नजर नहीं आई, अंधेरा था, उसके पैर से लगी। पैर से जब वो पोटली लगी, सोचा क्या है इसमें, कुछ अंधेरा था, 4 बजे का समय था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सोचा कुछ काम की चीज होगी। टटोल के देखा तो लगा कि उसमें कंकड़ पत्थर कुछ भरे हुए थे। कुछ सोचा कि किसी बच्चे ने नादानी पूर्वक या किसी को ठगने के लिए, हम देखते हैं ना कुछ नकली चीज, नकली पैसा वैसा फेंक देते हैं, पर्स खाली करके फेंक देते हैं। आजकल मोबाइल का जो पीछे का बैक कवर है ना, वो फेंक देते हैं ताकि लोगों को लगे कि रास्ते में मोबाइल पड़ा है। तो ऐसे ही उसे लगा कि कोई शैतानी करने के लिए ऐसे पोटली भर के फेंक दिया है, और वो जो पोटली को उठा लिया और चला गया। जब वो नदी के किनारे पहुंचा
तब सूर्योदय नहीं हुआ था और अंधेरा ही था। तब वो अपना जाल डाल के बैठ गया। तभी उन्हें अचानक से याद आया कि रास्ते में उसे कोई एक पोटली मिली थी, उसमें से उसने कंकड़ निकाला, टाइम पास करने के लिए नदी में फेंक दिया, क्योंकि मछली तो अभी पकड़ नहीं रहते या जाल वो खींच के देख नहीं रहता। तब तक वो टाइम पास करने के लिए उसमें से एक कंकड़ निकालता, ऐसे फेंकते जाता। धीरे 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 समय कुछ बीता और सूर्योदय हुआ। तब उन्होंने देखा कि उस पोटली में जो कंकड़ पत्थर वो फेंक रहा था, उसमें से मात्र एक जो कंकड़ है वो बचा हुआ था। जब सूर्योदय हुआ तब उन्हें पता चला कि जिस कंकड़ को वो कंकड़ पत्थर समझ के फेंक रहा था, वो वास्तव में बेशकीमती हीरे थे। अब जब उन्हें ये पता चला तब वो उसने अपना माथा सिर में रख के बैठ गया कि मैंने क्या किया नादानी पूर्वक, कम से कम अच्छे से देख तो लेता मैं किस चीज को फेंक रहा हूँ। और वो बहुत निराश हुआ। उनके हाथ में सिर्फ एक हीरे का टुकड़ा वो बचा हुआ था और उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि मैंने क्या किया। मैंने अपना पूरा एक पोटली भर के मुझे हीरा मिला था और मैं इस कंकड़ को समझ के नदी में डालता गया। वैसे ही आज कितने तारीख है? 9 तारीख आने वाला है, एग्जाम है 10 तारीख। तो जितने भी एक एक दिन है आपके क्या है? हीरे हैं। आप इसे ऐसे ऐसे टाइम पास फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में गपशप करने में मत देखिएगा। जो हमें समय मिला है वो हमारे लिए हीरा ही है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो मोस्ट टाइम की चीज़ें हैं वो सब आपको बताते जाऊँ और फालतू की बात ना करूँ, क्योंकि पिछले धीरे धीरे पढ़ने का समय अब नहीं है हम लोगों के पास, बहुत कम समय है। तो मोस्ट टाइम की चीज़ें हैं वो आप मुझसे सुन लीजिए, बाकी आप पुस्तक से पढ़ लेना। हम लोग देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था को अंग्रेजी में कहा जाता है इन्फेंसी। सबका अंग्रेजी बताते नहीं चलूंगा, आप लोग देख लेंगे। शैशवावस्था, इन्फेंसी, ये सब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। लिख लेंगे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका समय, जैसे सब अवस्था है उसका बांटा है, इसका भी अलग अलग समय बांटा है। रास ने इसका समय 1 से 3 वर्ष माने हैं। रास ने इसका समय 1 से 3 वर्ष माना है। हरलाख ने इसका समय, जब बालक जन्म लेता है, हरलाख ने इसका समय 0 से जन्म लेने के बाद से 2 सप्ताह या 15 दिन माना है। कॉलिसनिक ने इनका समय, कॉलिसनिक एक विद्वान है जिन्होंने इनका समय 0 से यानी कि जन्म लेने के बाद से 30 माह तक माना है। ठीक है, कॉलिसनिक ने इनका समय, इनका समय 0 से 30 माह माना है। जोन्स एवं सैले है, 2 विद्वान हैं, जोन्स एवं सैले ने इनका समय 0 से 5 वर्ष माना है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। हेडलाइन लिख लेंगे, शैशवावस्था। एक मूवी शुरू होता है ना, गदर, एक प्रेम कथा, इस टाइप से शैशवा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ये पूछा गया है बहुत बार। जोन्स एवं सैले ने इसका समय माना है 0 से 5 वर्ष। तो हम इसका समय, शैशवावस्था का समय 0 से 5 वर्ष मान की एक की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, शून्य से 5 वर्ष इनका समय मान के अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसे कहा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसे मानने वाले हैं मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल मानते हैं। फ्रायड है ना, इनका कहना है कि बालक को, यह शब्दावली ध्यान देंगे, बालक को जो बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाता है। अगर बालक 4 से 5 वर्ष की आयु में जो भी बनना रहता है वो बन जाता है, फिर आगे जीवन में वो क्या करता है? आपको शिक्षक बनना था, कलेक्टर बनना था, वकील बनना था, आप 5 साल में बन गए, बाकी जीवन क्या करेंगे? यानी कि सिगमंड फ्रायड गलत बोल रहे थे। ये मनोविज्ञान के बहुत अध्येता थे और इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऐसी बात तो बोलेंगे नहीं। इनका कहना था कि बालक जो है 4 से 5 वर्ष की आयु में जो बनना रहता है वो बन जाता है। इनके कहने का तात्पर्य है, इन्होंने हमारे सिगमंड फ्रायड ने
मनुष्य के मन को 3 भागों में विभाजित किया था। उनका नाम है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, पहले उसके बाद अर्धचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन। ये 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया सिगमंड फ्रायड ने मन को। मन को विभाजित करने के बाद इन्होंने मन यानी कि माइंड ना, माइंड को तो इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया और विभाजित करने के बाद बताया कि हमारा जो माइंड है वो एक 3 मंजिला मकान है। एक 3 मंजिला मकान है, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल। हम रहते हैं अपने फर्स्ट वाले बिल्डिंग में, इस पहले मंजिल में, और ये है हमारा चेतन मंजिल। और जो 2 मंजिल है वो हम जिस मंजिल में रहते हैं उसके ऊपर नहीं है, उसके नीचे है। यानी कि जिस मंजिल में हम रहते हैं उसके नीचे है ये 2 मंजिल, यानी कि जमीन के अंदर भूतल। तो हमारा अर्धचेतन मन और अचेतन मन सुषुप्त अवस्था में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है केवल हमारा चेतन मन। जैसे कि आप अभी मैं आपसे पूछूं आपने आज क्या खा के आया, तो आप थोड़ा सा याद करेंगे, हो सकता है थोड़ा याद ना आए, बता देंगे आज मैंने पोहा खाया, ये खाया, वो खाया। ये चेतन अवस्था का काम कर रहे हैं। मैं पूछूंगा कि आज ही के दिन आपने क्या खाया था, आपको थोड़ा सा टटोलना पड़ेगा कि आज ही के दिन आपने, हो सकता है कि आप ना बता पाए, कल की बात तो आप बता ही पाएंगे, क्या कल सुबह आपने क्या खाया था, तो आपका अर्धचेतन का मन इसमें काम करेगा, माइंड काम करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2002 में सोमवार के दिन इतने तारीख को आपने क्या खाया था, आप किसी भी स्थिति में बता नहीं पाएंगे। लेकिन सिगमंड फ्रायड का यह कहना है कि जो भी हमारे मस्तिष्क के साथ होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर होते जाता है और वो रहता है हमारे अचेतन मन में। यानी कि जो भी हमारी काम की चीजें हैं वो हम रखते हैं अपने चेतन मन में, क्योंकि माइंड सब सारी चीजें हम चेतन मन में नहीं रख पाते। जितने भी भय है, क्रोध है, या फिर वो चीजें जिसे हम अपने वर्तमान में रखना नहीं चाहते उसे हम सब डाल देते हैं अचेतन मन में। जैसे कि आपके घर में अगर कुछ सामान आया, उपयोगी सामान है तो आप उसे आपके बेडरूम में रखेंगे या सामने रखेंगे। अनुपयोगी चीजें हैं तो आप क्या करते हैं, उसे स्टोर रूम में लेकर डाल देते हैं। यही काम करता है हमारा माइंड। जो जो चीजें हमें उपयोगी लगती है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उसे हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, और जो हमें अनुपयोगी लगी उसे हम डाल देते हैं अचेतन मन में, और वो स्टोर होते जाता है। ये एक ऐसा कमरा है जिसमें हम कभी गए नहीं, यानी कि हमारा वो स्टोरेज रूम है जिसमें हम कभी गए ही नहीं या जा ही नहीं पाते, बस उसे हम कूड़ादान के रूप में उपयोग करते हैं केवल हम अपने चेतन मन का। लेकिन सिगमंड फ्रायड का कहना है कि हमारे माइंड का सबसे पावरफुल हिस्सा है अचेतन मन। अगर इसका हम उपयोग करना सीख गए तो हम अपने जीवन में वो कर सकते हैं जो सामने वाले की दृष्टि से क्या लगे, मुश्किल लगे या बहुत असंभव लगे। और इनका मानना था, यानी इन्होंने सिद्ध भी करके दिखाया कि बालक का जो अचेतन मन है वो 5 वर्ष तक पूरा कंप्लीट उसमें काम हो जाता है। उसके बाद उसमें आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, या बहुत थोड़ा ही काम किया जा सकता है आने वाले भविष्य में। जैसे कि कोई छोटा सा बालक है, जन्म लेने के बाद उसके अंदर कोई संवेग नहीं रहता, ना तो वो डरता है, ना तो वो निडर रहता है, ना तो डरपोक रहता है। लेकिन हम उसे डरपोक कौन बनाता है, उसके आसपास के वातावरण, उसके अचेतन मन में ये बार बार डाल दिया जाता है, जाने अनजाने। जैसे कि एक छोटा सा बालक है, अगर बहुत जिद करता है किसी चीज के लिए तो उसे डराया जाता है, अंधेरे से उसे डराया जाता है कि उधर मत जाओ, उधर जाओगे तो तुम्हें बाऊ ले जाएगा। ये बाऊ क्या होता है हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन कई पीढ़ी से ऐसा डराया जाता है बच्चों को कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये डर उनके किसमें बैठ जाता है, अचेतन मन में। अंधेरे से डर, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को कीड़े मकोड़े से डर लगता है। ये डर भरा हुआ है हमारे अचेतन मन में, और ये समय पाकर निकल आता है कभी कभी। जैसे कि भूल भुलैया मूवी देखो ना आप लोग, उसमें मंजुलिका थी, मंजुलिका का अनकॉन्शियस माइंड जाग जाता है और वो अपने आप को किसी जमाने की रानी समझने लगती है। रानी लीजिए एक लड़की जिसके साथ अत्याचार हुआ था। ये अनकॉन्शियस माइंड पर ही आधारित वो मूवी है, जिसमें लोगों को लगता है कि भूत प्रेत है। बाद में एक साइकोलॉजिस्ट विदेश से आते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो सिगमंड फ्रायड का यह मानना था कि बालक को जो कुछ भी बनना रहता है वो 4 से 5 साल में बन जाता है। हमारे जो मस्तिष्क का अचेतन हिस्सा है, अनकॉन्शियस माइंड है, इनका पूर्ण विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसलिए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। अच्छा, यहाँ एक चीज और बताना भूल गया, जो इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने 3 भागों में बांटा है, ईड,
ईगो और सुपर ईगो, ये लिख लेंगे। सिगमंड फ्रायड ने किसी भी व्यक्ति के कार्य के करने के पीछे 3 कारण बताए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसे एक बता रहा हूं मैं, इसे हिंदी में इदम, इदम, अहम और पराहम कहा जाता है। इदम, अहम, पराहम, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड यानी कि जो कुछ भी हमारी मूल प्रवृत्ति है उसके आधार पर हम जो कुछ भी काम करते हैं, उस जैसे कि आपको भूख लगेगी, यहाँ से जाते समय अगर आपको भूख लगेगी तो सामने में एक होटल दिखेगा, कोई भी होटल, वहां अगर समोसे बन रहे हैं, आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तो आपका ईड ये कहेगा कि वहां से समोसे उठा के ले लो, कौन देखने वाला है। यानी कि आपकी जो भी मूल प्रवृत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए फोर्स कहाँ से आता है, ईड से। ईगो है, ये बीच की अवस्था है, ये दोनों के बीच झूलता रहता है। वो ये कहेगा कि नहीं, ऐसा करना बहुत गलत काम है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। फिर ये भी कहेगा कि नहीं, भूख लगी तो खा लेना चाहिए। ये बीच की अवस्था है ईगो, अहम। सुपर ईगो जो हमारे बाहर की अवस्था होती है, यानी कि जो हम सामने सबके बन के रहते हैं, एक अच्छा सा पर्सन, लोग हमें अच्छे व्यवहार के लिए जाने, ये सब होता है सुपर ईगो से। तो सिगमंड फ्रायड ने किसी भी व्यक्ति के कार्य के करने के पीछे 3 कारण बताए, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इनसे प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। ईड को यह ध्यान रखेगा कि हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, कुछ भी नींद, काम, वासना या भूख, ये सब हमारे ईड से प्रभावित होते हैं, वो फोर्स करता है कि ऐसा करिए। सुपर ईगो एक सज्जन आदमी है, वो वही काम करेगा जो इसे समाज स्वीकृति देता है। ईगो बीच की अवस्था में रहता है, कर लेना भी चाहिए, नहीं कर लेना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, सुपर ईगो का हिंदी में लिखेंगे पराहम, और इसमें ये लिखेंगे कि व्यक्ति जो है सामाजिक वह कार्य करता है जो जिसे समाज स्वीकार करता है। ईड में वो आदमी वह काम करेगा जिसे समाज स्वीकार करे चाहे मत करे, बस मेरा जो है इच्छा की पूर्ति हो जाए, अच्छा बनने के लिए, हाँ, जिसे समाज स्वीकृति प्रदान करता है। एक परिभाषा लिखेंगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार। सहस्रावस्था की परिभाषा है, मनुष्य को जो बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। सीधा सीधा इनका परिभाषा है। इसने इसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए, सहस्रावस्था की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए ऐसा कहा कि मनुष्य को जो बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी कि उनका जो अचेतन मन पूर्ण रूप से उसमें निर्मित हो जाता है। आप उसे 5 साल तक या तो डरपोक बना लो, या तो बहुत निडर बना लो, बहुत साहसी बना लो, बहुत बुद्धिमान बना लो, बहुत कायर बना लो, बहुत आलसी बना लो, बहुत परिश्रमी बना लो। बाद के वर्षों में उतना काम नहीं किया जा सकता जितना 5 वर्षों तक बालक के मन पे, अचेतन मन में किया जा सकता है। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने सबसे महत्वपूर्ण काम कहा। क्रो एंड क्रो, ये पति और पत्नी है। वर्मा एंड वर्मा, शर्मा एंड शर्मा कहते हैं। क्रो एंड क्रो, पति और पत्नी मनोविज्ञान का काम करते थे, इसलिए ये नाम 2 बार उपयोग करते हैं। क्रो एंड क्रो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे लोग। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। बालक की शताब्दी इसलिए, पहले परिभाषा लिख लेंगे उसके बाद इसको डिफाइन करूंगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। बालक की इतना बस ना, इतना ही बस इनका परिभाषा है। हम 20वीं शताब्दी चल रहा है, 20वीं शताब्दी, इससे पहले वाली जो सदी थी उसको बालक की शताब्दी इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सहस्रावस्था पर काम किए कि सहस्रावस्था होता कैसा है, इसमें बालक की विकास कैसी होती है, और उसके विकास को शिक्षा कैसे प्रभावित कर सकता है, उसके विकास में कौन कौन सी बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत काम हुआ, इसलिए इस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। वाटसन, इनका परिभाषा कई बार पूछा गया है। ये कहता है कि मुझे एक छोटा सा बालक दे दो, फिर मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर, अध्यापक जो बनाना चाहते हो वो आपको बना के दे दूंगा।
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नाम लिख लेंगे वाटसन। मुझे ये इनका कहना था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, छोटा सा बालक दे दो, फिर मैं उसे डॉक्टर, वकील, जो भी बनाना चाहते हैं वो बना कर दे दूंगा। यानी कि मैं उसके अधिगम उनके अंतर मन में अचेतन मन में ऐसे काम करूंगा कि उसे आने वाले भविष्य में जो आप बनाना चाहो वो बना कर दे दूंगा। अब हम देखते हैं मुख्य शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है बालक के विकास के लिए। सभी अवस्थाओं की एक एक बातें बताऊंगा, जैसे कि मैंने शैशवावस्था को कहा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, वैसे बाल्यावस्था के लिए भी एक पॉइंट है, किशोरावस्था के लिए भी एक पॉइंट, वो याद रखिएगा। अगर वो ये समझिए कि आपका कीवर्ड है, वो कीवर्ड से आप उनकी सारी विशेषताओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं शैशवावस्था में। शैशवावस्था की पहली विशेषता लिखेंगे विकास में तीव्रता। पहली जो विशेषता है विकास में तीव्रता। हमने इससे पहले देखा था कि बालक का जो शारीरिक विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है, भ्रूणावस्था में। लेकिन बालक का जो है केवल शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास इस आयु में नहीं हो पाता। शरीर का आकार बढ़ना, उसका प्रकार बढ़ना, ये सब भ्रूण अवस्था में चलता है। लेकिन बालक का जो है जन्म लेने के बाद सबसे ज्यादा जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सभी प्रकार का विकास इस अवस्था में होता है। विकास में तीव्रता शैशवावस्था की वो पहली विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया में, संवेगों में, मानसिक दक्षता में, सभी प्रकार का जो विकास जो है इस अवस्था में होता है। दूसरी विशेषता है कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता, इसके लिए ना मनोविज्ञान में एक शब्द बार बार प्रयोग होता है, मूर्त कल्पना, और दूसरा शब्द उपयोग होता है अमूर्त कल्पना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने बीएड में अच्छे से शब्दों का अध्ययन किया होगा। मूर्त यानी कि जिसको हम साकार रूप दे सके, जैसे कि मैं ये बाटल मेरे सामने में मूर्त रूप में है। अगर मैं सिर्फ एक कल्पना करके बताऊं कि मेरे पास इतना नीले कलर का लंबा सा बाटल है, आप उसके बारे में क्या करेंगे, अमूर्त रूप से कल्पना करेंगे कि नीला कलर होगा, लंबा होगा, आपने एक इमेज बनाएगा। लेकिन बालक केवल इस अवस्था में अमूर्त चीजों के बारे में ही कल्पना कर सकता है, अमूर्त चीजों के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना में उनकी सजीवता होती है। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने मम्मी पापा से हमेशा ये डिमांड करता था कि उनके लिए एक साइकिल ले दें, लेकिन आर्थिक कारण से या किसी अन्य कारण से उनके माता पिता उनके लिए साइकिल नहीं लेते थे। वो देखता था कि उनके मम्मी पापा हमेशा मंदिर जाते थे, पूजा अर्चना करते थे और भगवान से प्रेयर करते थे कि हमें सुख दो, समृद्धि दो, धन दो, पैसे दो। उन्होंने सोचा कि मेरे मम्मी पापा जब भगवान से मांगते हैं, मैं भी क्यों ना इन्हीं से मांगूं। और वो शिव मंदिर में जाने लगा, शंकर भगवान से मांगने लगा कि हे भगवान, मेरे मम्मी पापा तो मुझे साइकिल नहीं देते, आप एक साइकिल दिला दो। उनकी कल्पना में सजीवता। तो कुछ दिन प्रेयर किया, फिर भगवान ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, अब भगवान कैसे उनको साइकिल ला के दे। तो दूसरे दिन बालक ने क्या किया, वहाँ शिव मंदिर में गणेश जी की एक मूर्ति थी, वो उठा के ले गए और एक चिट्ठी लिख दी उनके नाम में कि भगवान, अगर आपने मुझे साइकिल नहीं दिलाई तो आपका ये बेटा गणेश जी वापस नहीं होगा। तो एक प्रकार से जोक से भी है और ऐसा वास्तव में हुआ भी था। तो इस उम्र के आयु वर्ग के बालकों में कल्पना में सजीवता होती है, यानी कि 5 साल के बाद की, 4 या 5 साल के बाद की। तीसरी विशेषता लिखेंगे परनिर्भरता। परनिर्भरता हर काम के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भोजन के लिए, प्रेम के लिए, अपने माता पिता पर या अपने पालकों पर निर्भर रहता है। परनिर्भरता होती है, सेल्फ डिपेंड नहीं रहता। इस उम्र में आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करते हैं बालक। इस उम्र में स्वयं से प्रेम करते हैं और ये भी चाहते हैं कि दूसरा उनसे प्रेम करे। ये नहीं चाहते कि मैं सबको प्रेम बांट दूं, सबके साथ मैं प्रेमवत व्यवहार करूं। बालकों की ये इच्छा होती है, आत्म केंद्रित होते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे माता पिता केवल मुझे से प्यार करें, मेरा एक और भाई है उससे बिल्कुल भी प्यार मत करें, मेरे से सबसे प्यार करें, मैं किसी से प्यार करूं चाहे मत करूं। ये भावना होती है आत्म प्रेम की भावना, आत्म केंद्रित होती है।
नैतिकता का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नैतिकता का अभाव। कुछ भी मोरालिटी नहीं रहती। आप एक छोटे से बच्चे से किसी भी प्रकार की नैतिकता का क्या नहीं कर सकते, उनसे आग्रह नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते कि उसमें इतनी नैतिकता हो कि आप उनसे पानी मांगे तो वो पानी दे। हो सकता है कि आपको कोई छोटा बच्चा जो नासमझ होता है वो गाली भी दे के भाग सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है। मेरे गांव की एक घटना है, छोटे से बच्चे थे और सुबह सुबह आके घर के दरवाजे के सामने बैठ गए थे। तो मैंने उनको बाहर बोला कि मुंह कान धो लो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद यहाँ। तो छत्तीसगढ़ में गाली दी और ऐसे भागी वहां से, रुकी नहीं। तो लगा अंदर होगा, फिर वहां से गायब हुआ। उसमें नैतिकता जरा भी नहीं होती। धीरे धीरे उनका विकास होता है, जब अहम केंद्रित से वो पर केंद्रित की ओर अग्रसर होते हैं। आगे लिखेंगे, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। यानी कि वो जो भी करते हैं उनकी मूल प्रवृत्ति उन्हें फोर्स करता है वो करने की। भूख, नींद, गुस्सा। छोटा बच्चा अपने रहता है ना, बालक मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, अपने क्रोध को दबा के नहीं रख पाएगा। चाहे जो भी हो, भूख लगेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। जो भी उनका व्यवहार रहेगा उनकी मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होता है। संवेगों का वो दमन नहीं करते हैं। आगे पॉइंट रहेगा, संवेगों का दमन नहीं करते। आप बड़े हो गए हैं, आपको अगर भूख भी लगे तो आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, या आपको रोना भी आए तो आप उस रोने को कुछ समय के लिए अपने अंदर दबा सकते हैं। लेकिन बच्चा दबा के नहीं रखेगा, ना तो अपने प्रेम को दबा के रखेगा, ना तो क्रोध को दबा के रखेगा। वो जो भी रहेगा ऑन द स्पॉट काम करेगा। इसलिए संवेगों का दमन नहीं करते। मूल प्रवृत्ति पर आधारित उनका हर काम मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आगे पॉइंट लिखेंगे, दोहराने की प्रवृत्ति। हर बात को उन्हें दोहराने में मजा आता है। छोटे बच्चों को माँ से अगर छोटा सा बच्चा पूछेगा मम्मी ये क्या है, मम्मी बताइए कौवा। एक बार में उनको समझ में आ गया कौवा, फिर दोबारा पूछेगा मम्मा क्या है, फिर बोलेगा कौवा, फिर तीसरे बार पूछेगा। माँ झल्ला जाएगी बताते बताते, लेकिन बच्चा जो है पूछते पूछते एक ही प्रश्न को बार बार, अगर किसी नई चीज को अगर देख ले तो उसके बारे में बार बार पूछने की कोशिश करेगा। यानी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहेगी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक सबसे ज्यादा सवाल करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये सवाल करते हैं। क्यों का सवाल ज्यादा रहता है। छोटे बालक पहले क्यों का सवाल करते हैं। शैशवावस्था की विशेषता है, जितने भी इनके सवाल रहेंगे वो क्यों से रहेंगे। उसके बाद इनका सवाल थोड़ा विकसित होगा, फिर पूछेंगे कैसे या क्या। पहला इसका प्रश्न रहेगा क्या और क्यों। ये शैशवावस्था में पूछने वाले आने वाले प्रश्न हैं। बाल्यावस्था आते आते बालक ये पूछेगा कि ये कैसे होता है। जिज्ञासा तो व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं शैशवावस्था के बालक, और उनके सवाल छोटे छोटे होते हैं, क्या और कैसे। जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तब सवाल और विकसित होता है, कैसे हुआ ये, क्यों हुआ। आगे के परिभाषा लिखेंगे क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो यह कहता है कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। क्रो एंड क्रो ने ये बातें इस संबंध में कही है कि इस आयु वर्ग में बालक, परिभाषा हो गया, बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के साथ खेलने में
महान आनंद का अनुभव करता है। क्रो एवं क्रो ने यह बातें इस संबंध में कही है कि इस आयु वर्ग में बालक या तो अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ खेलने में या तो बहुत अत्यधिक रुचि रखता है। रुचि या अरुचि का होना एक शब्द में लिख लेंगे, रुचि या अरुचि का होना। इस आयु वर्ग में बालक खेलने में या तो बहुत ज्यादा रुचि लेगा, प्रारंभिक अवस्था में अरुचि रहता है। बालक जो है घर से निकलता है खेलने के लिए, बार बार माता पिता को पेरेंट्स को उसे धक्के देके बाहर भेजना पड़ता है कि जा बाहर से कुछ खेल के आ जाए, घूम के आ जाए। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें ढूंढने जाना पड़ता है कि कहाँ गए मेरे बच्चे। तो इस आयु वर्ग में बालकों में किसी भी काम के प्रति, समाज के प्रति, आसपास के दोस्तों के प्रति या तो पहले बहुत ज्यादा अरुचि रहेगी और रुचि के बाद अगर रुचि हो जाए ये भी अत्यधिक अवस्था में होगी। आगे पॉइंट लिखेंगे, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल। उनका अगर छोटा भाई अगर वैसे ही करता है, अगर बड़ा भाई वैसे ही करता है तो उनका छोटा भाई भी वैसे ही करेंगे, जस्ट सेम कॉपी। मेरी एक भांजी है और एक भांजा है, बड़ी भांजी है और छोटा भांजा है। तो भांजी को यह सिखा हिंदी में बात करती है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, ऐसे करूँगी। तो छोटा भांजा भी उसके साथ वैसी बात करता है। बड़ा हो गया है, बड़ा होने के बाद भी 4 साल का हो गया है, हर बात में मैं खाना खाऊंगी, पानी पीऊंगी, हर बात में उनकी जैसी बात करता है। तो यानी कि अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं, हर चीज़ में अनुकरण करते हैं, खेलने में, कपड़े पहनने में, पढ़ने लिखने में। जो उनका बड़ा करते हैं सेम टू सेम वो लोग कॉपी करते हैं। तो अनुकरण की प्रवृत्ति, आप अनुकरण नहीं करेंगे, आप पहले सोचेंगे, समझेंगे, सही लगेगा तब करेंगे। लेकिन इस आयु वर्ग में बालक की सेम टू सेम कॉपी करने की प्रवृत्ति होती है, नकल करने की प्रवृत्ति। अब देखते हैं कि शैशवावस्था में बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसे होना चाहिए। ये सारी विशेषता हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इस आयु वर्ग के बालकों को जो स्कूल में, प्री स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में बच्चे आते हैं, तो उनकी विशेषताओं को समझ के उनके अनुरूप शिक्षा उनको उपलब्ध करा पाए। तो इस आयु वर्ग में बालक जो है हर चीज़ों को समझ के नहीं सीख सकता, इसलिए क्रिया द्वारा उनकी शिक्षा होनी चाहिए। पहले पॉइंट लिखेंगे, क्रिया द्वारा शिक्षा। हेडलाइन आप लोग लिख लेंगे, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। यानी कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। हम ये सारी विशेषताएं देखने के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग बालक को समझ सके और उनके अनुकूल उनको शिक्षा उपलब्ध करा पाए। पहली भी चीज ये है कि बालक हर चीज़ों को समझ कर नहीं सीख सकता, तो ऐसे बालक या बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें क्रिया द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। खेल खेल में शिक्षा या क्रिया द्वारा शिक्षा। बच्चों को जैसे प्राइमरी स्कूल में आप लोग को याद होगा कि आपके शिक्षक आपको पहले कुछ कंचे दे देते हैं गिनने के लिए, माटिया, उसको अलग अलग बांटते थे। पहले कक्षाओं में परीक्षा भी नहीं होती थी, परीक्षा की जगह उनको कुछ क्रियाएं दी जाती थी कि आपको मिट्टी के खिलौने बनाने के लाने हैं, घर बनाने के लाने हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते थे। तो प्रोजेक्ट क्या है? क्रिया द्वारा शिक्षा की एक विधि है। पहला क्या है? क्रिया द्वारा शिक्षा। स्कूलों में बच्चों को खेल इसीलिए खिलाया जाता है कि वो खेल खेल के ही सीखे, काम करके सीखे। गणित के विभिन्न नियम, विज्ञान के बहुत सारे नियम वो मौखिक रूप से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको करके सिखाया जाता है। चित्रों और कहानियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे चित्र देखने में, आप किसी बच्चे को अगर कार्टून देखने के लिए मोबाइल दे दो, आपको घंटे वापस मोबाइल नहीं मिलेगा। तो क्या है, चित्र और खेल के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सबको अट्रैक्ट करता है अपने बचपन में कार्टून। कई लोगों को, बड़ों को भी करता है, मुझे भी अच्छा लगता है कार्टून। तो चित्रों और खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन कौन देखते हैं कार्टून? आप लोग नहीं देखते? चित्रों और खेल, चित्रों और कहानियों द्वारा शिक्षा।
पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा ने लिखा था। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र इसीलिए लिखा था कि उस समय जो राजा थे, राजा के जो 4 बेटे थे वो एकदम बैल थे, बैल सिंह वाले बैल नहीं, यानी बुद्धि से बैल थे। तो उस समय विष्णु शर्मा उस हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार और ज्ञाता विद्वान थे, विषय विशेषज्ञ थे संस्कृत के। तो राजा ने उससे विनय किया कि मेरे 4 पुत्र बड़े मूर्ख हैं, इनके लिए कुछ आप इनके लिए कुछ कीजिए ताकि इनको ऐसी शिक्षा प्रदान की जा सके कि ये राज का संभालने के लायक हो। तब विष्णु शर्मा ने ये चीज इजाद की, ये चीज लाया था चित्र द्वारा या कहानियों द्वारा शिक्षा। उन्होंने पंचतंत्र नामक एक कहानी संग्रह लिखा, जो आजकल हम लोग कार्टून में देखते हैं ना कि बैल और शेर, मोगली कहानी, ठीक, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं होती है। तो पंचतंत्र में वही था, जंगल की कहानी, और जंगल की कहानी में थी नैतिक कहानी। नैतिक कहानी के द्वारा बालक जो है क्या सही है और क्या गलत, ये बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। बालकों को इस आयु वर्ग में अंग द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, विभिन्न अंगों की शिक्षा दी जानी चाहिए, हाथ, पैर, सिर, इसके नाम क्या है, ये अंगों की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रिया द्वारा शिक्षा, इसे हम खेल द्वारा शिक्षा भी कह सकते हैं। क्रिया या खेल द्वारा शिक्षा, चित्रों और कहानियों द्वारा शिक्षा, अंगों की शिक्षा, ऐसे और बहुत सारे इसमें हो सकते हैं आप, लेकिन ये मुख्य है, क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा और चित्र द्वारा शिक्षा। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की शुरुआत कर देते हैं, कल फाइनल करेंगे। जिस तरह से मैंने शैशवावस्था को क्या कहा था शुरू में, सबसे महत्वपूर्ण काल, वैसे ही बाल्यावस्था को सुनहरा और अनोखा काल कहा गया है। सुनहरा और अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था सुनहरा ये कहने वाले हैं रास। कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर एक व्यक्ति प्रतिपादित कर दे और उस समय के सर्वसाधारण लोग, सभी लोग उनको स्वीकार कर लें, तो उनको हम सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं कि सुनहरा और अनोखा काल रास ने कहा, लेकिन सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया। जीवन का अनोखा रास नहीं, सॉरी पोल एवं ब्रूस है, पोल एवं ब्रूस है। ये प्रश्न एग्जाम में आया भी हुआ है कि किस आयु वर्ग को सुनहरी अवस्था कहा गया है। वास्तव में अगर हिंदी साहित्य में देखें तो सुनहरी शब्द सही है और सुनहरा जैसा कोई शब्द नहीं है, हम लोगों ने इसे बनाया हुआ है, इसलिए एग्जाम में सुनहरी शब्द आया था कि किस आयु वर्ग को सुनहरी अवस्था कहा गया है। इसे चुस्ती का युग भी कहा गया है, लिख लेंगे चुस्ती का युग। इस वर्ग बाल्यावस्था का जो समय है कितना है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। इसे 2 भागों में हमने बांट सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसे हम पहले देख चुके हैं। एक साइड आप लोग लिख लेंगे पूर्व बाल्यावस्था, एक साइड लिख लेंगे उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो प्री गैग एज कहलाता है, यानी कि समूह पूर्व की अवस्था। समूह पूर्व की अवस्था है। समूह पूर्व यानी कि इस समय बालक जो है समूह बनाने में, ग्रुप बनाने में, खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। समूह पूर्व की अवस्था है। और उत्तर बाल्यावस्था को समूह अवस्था कहा जाता है। अगर प्रश्न इस तरह से आए तब ना, अगर प्रश्न में ये पूछ दिया जाए पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था पूछ दिया जाए तब ये सब काम करेगा। अगर ऐसा ना पूछा जाए तो सब चीजें, सारी विशेषताएं बाल्यावस्था की विशेषताएं।
सर इसका मतलब कितने से कितने साल तक अर्ली चाइल्डहुड और 6 से 12 नहीं, ये दोनों जैसे डिवाइड करेंगे 6 से 12 के बीच में कितने से कितने में ये इसके लिए फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनका समय काल अलग अलग बांटा है। तो मुख्यतः जो है 8 से 12 वर्ष हम कह सकते हैं कि उत्तर बाल्य अवस्था है, और उसके जो पूर्व की अवस्था है वो पहले की अवस्था है वो पूर्व अवस्था है। सुस्ती की अवस्था हो गया। तो ये आगे देखते हैं इसमें पूर्व। हाँ बताइए। सॉरी, कौन से ये इनके नाम से इसको हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा तो किसके नाम से आता है? जैसे क्वेश्चन आएगा तो लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड जो भी है तो कितने से कितने तक पूछते हैं ना? एक ऐसा प्रश्न मैं तो बहुत कहीं कम देखा हूँ, एक आध बार बस आया है। अगर आप ना 2-3 हजार का क्वेश्चन भी साल में करेंगे तो आपको मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। बहुत कम आते हैं कभी कभी, क्योंकि जो चीजें विवादित होती है आपके बुक में आप लिखा होगा। हाँ लिखा है इसमें, बस एक जो मनोवैज्ञानिक है उसके अनुसार मैंने दे दिया है, बाकी सबके अनुसार नहीं दिया है। आगे देखते हैं हम। तो पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक जो है आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित यानी कि स्वयं के बारे में सोचेगा ज्यादा, और उत्तर बाल्यावस्था के आते आते वो पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। वैसे पर केंद्रित होना पूरे बाल्यावस्था की विशेषता है। आत्म केंद्रित बालक शैशवावस्था में रहेगा, लेकिन अगर बातें अगर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की हो तब की स्थिति में काम करेगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने का युग कहा गया है। ये आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसमें आदमी फिर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन क्या है कौन क्या है, लेकिन बहुत कम ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी तक मैं लगभग 8 बार टेट क्वालिफाई किया, तो उस 8 बार में मुझे ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 1-2 बार भी बस मिले। अभी बीच में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, उसके पहले तो आते भी नहीं। आगे देखते हैं, एक परिभाषा लिखेंगे आप कोलेम ब्रूस के अनुसार। कोलेम ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता, कोलेम ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। बाल विकास की इस अवस्था को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए इसे बस इतना ही ना, इसकी परिभाषा इतनी ही है कोलेम ब्रूस की। इसलिए कोलेम ब्रूस ने इसे सुनहरा साथ ही अनोखा कहा है। एक दक्षिण के एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी ने क्या कहा था ये बस आप लोग ध्यान रखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। कुप्पू स्वामी ये कहते हैं कि बालक जब 5 से 6 वर्ष का होता है, बालक जब 5 से 6 वर्ष का होता है तब बहुत ज्यादा उग्र होता है और सभी सवालों के जवाब ना के रूप में देता है। पढ़ाई करोगे? नहीं। अभी नहाओगे? नहीं। हर चीज में वो ना के रूप में नकार रहता है, हर बात में ना का जवाब। जब वो 6 से 7 से 8 साल का लगभग होगा तब वो क्रियाओं के प्रति उदासीन होगा। 5 से 6 ये सब जनरली ऐसा होता है। उनका कहना था कि 5 से 6 आयु वर्ग के बालक या बालिका ना के रूप में जवाब देंगे। 7 से 8 वर्ष के बालक बालिका उदासीन रहेंगे कर्म के प्रति, किसी भी काम को करने में वो ज्यादा रुचि नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन जब यही बालक 12 वर्ष की अवस्था तक आने वाला रहेगा, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, तब वो समाज के प्रति या अपने आसपास के वातावरण के प्रति आत्म केंद्रित से वो पर केंद्रित की ओर अग्रसर होते हैं।
यानी कि एक ही आयु वर्ग है, यानी कि बाल्यावस्था ही है, बाल्यावस्था चल ही रही है। बाल्यावस्था में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए इसे उन्होंने अनोखा काल कहा। ठीक है, परिभाषा बस समझनी है, आपको याद नहीं रखना है। ये उतार चढ़ाव की बात किसने की थी? कुप्पुस्वामी ने। बाल्यावस्था की विशेषताएं हम लोग कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्या क्या बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होना चाहिए। 2019 का क्वेश्चन न्यू पैटर्न बेसिस पे आप बताएं। न्यू पैटर्न बेसिस पे पेपर रहता है तो चेंज हो गया रहता है सब, ये इतना तो या पढ़ रहे हैं बेसिक सब चेंज हो गया रहता है, पेपर कुछ अलग ही प्रश्न है। तो उसको थोड़ा गेस करके प्रश्न के अनुसार कहें। साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 4 ऑप्शन है: प्रक्षेपी प्रविधि, चयनित प्रविधि, व्यवहारगत प्रविधि या प्रश्नावली प्रविधि। एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षात्कार प्रविधि इंटरव्यू, हाँ। साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है। 4 ऑप्शन है: प्रक्षेपी प्रविधि, चयनित प्रविधि, व्यवहारगत प्रविधि या प्रश्नावली प्रविधि। साक्षात्कार प्रश्नावली नहीं है, उसके बाद उसके ऊपर क्या है? व्यवहारगत, हाँ, चयनित, प्रक्षेपी। चयनित भी नहीं है, बचे दो, और क्या है? प्रक्षेपी और व्यवहार। व्यवहारगत होना चाहिए। क्या आंसर दिए? उसका आंसर नहीं दिया सर, इस मतलब में क्वेश्चन नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो अपने पास बहुत कम समय है, बेसिक पढ़ा के आप लोग जो क्वेश्चन है आप किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, जब आवश्यक नहीं है किसी बुक से करें या कोई भी बुक। जैसे कि आपको अच्छी क्वेश्चन मिलेंगे, क्या नाम है, दृष्टि आईएएस का जो बुक है उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बुक में अभी आपको 1850 टोटल क्वेश्चन है। टोटल 1850 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। 1850 पढ़ा ये है, और दृष्टि आईएएस का कल से मैं इसका बुक ले आऊँगा, ओरिजिनल वाला बुक। इसमें भी बहुत सारे कार्ड छाट हुए हैं, क्योंकि वर्ड बहुत सारे 2-4 वर्ड गलत थे या प्रिंट मिस्टेक थे, वो सुधार किए, इसलिए ये आप लोगों को ले देना। कल से मिल जाएगा पीडीएफ भी, हार्ड फोटो कॉपी करा लेना, महंगा है। क्वेश्चन 2019 का है, इसमें है सबका क्वेश्चन है, आंसर भी है। सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है सर या पूरा समाज? टॉपिक वाइज है, जैसे जैसे चैप्टर है वैसे वैसे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन टॉपिक नहीं है उसके बाद भी है। वो टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक भी किस वर्ग में आया था क्वेश्चन? किस वर्ग में आया था? 3 में आया था। साक्षात्कार कहाँ है? नहीं है ग्रेड 2 से सेट ए का सर। हाँ, सब सेट का है ये। सेट तो क्वेश्चन तो वही थे ना। हाँ, साक्षात्कार प्रविधि, यही है इसका आंसर, व्यवहारगत प्रविधि। सर जैसा मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ सर, इसमें लिखा है डेंगे हाँकने का अर्थ। पहला ऑप्शन दिया है आक्रमण, क्षतिपूर्ण, विकल्प देना या संयुक्त संगत बनाना। इसमें तो चारों ही ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे। डेंगे हाँकना, डेंगे हाँकना इज अ फॉर्म ऑफ, 4 ऑप्शन है: आक्रमण, क्षतिपूर्ण, विकल्प या युक्ति संगत। डिंग हाँकना है ये ना। ये तो छत्तीसगढ़ी में हाँ, और इधर उधर कई बार हो जाता है क्वेश्चन जैसे सुनिए ना, जैसे कि बात ना, जैसे कि पर्यावरण का क्वेश्चन है, सीबीपी का क्वेश्चन है सर, कॉलम पता है सीडीपी का क्वेश्चन है, लेकिन हो जाता है कई बार वो दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, दूसरे सब्जेक्ट में आ जाता है, और इसका आंसर ये है फिर से शुरू करना, डिंग हाँकना का। जब ये मनोविज्ञान का क्वेश्चन नहीं है, फिर से शुरू करना ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा है। सर डिंग हाँकने का मतलब
तो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के वो ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन ही क्या नहीं क्या है। option है? पहला ऑप्शन है आक्रमण करना, हाँ क्षतिपूर्ण विकल्प देना या युक्ति संगत बनाना। विकल्प देना होगा सर, विकल्प देना होगा अपने आप को उसमें बताना। इसका राइट ऑप्शन है सर क्षतिपूर्ण। अच्छा मेरे को इसलिए याद है क्योंकि ये मतलब इसलिए याद है। ग्राहकी से लिए हाँ क्योंकि पठान आंसर नहीं, लेकिन किया। ये इस विषय का प्रश्न नहीं है। नहीं सर हम लोग कैसे करेंगे सर? वो आप दवापत्ति लगाएंगे अपन के ऊपर। पिछले बार का जो क्वेश्चन देखा था उसमें कई विषय ऐसे हैं जिसमें जैसे सर इसका आंसर क्या बताया? साक्षात्कार दिया। व्यवहार वाले। क्वेश्चन तो आगे पीछे हो सकता है ना सर। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वो आपके दवापत्ति पे काम करेगा कि हम हमको 20 क्वेश्चन देने थे या 30 क्वेश्चन देने थे, हम तो दिए, चाहे आगे दे चाहे पीछे दे। उसमें दाव की। सर क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। ये क्वेश्चन भेज देंगे। पता चलता है कि खालिस्तान सीखने की प्रक्रिया चल है। इसमें ऑप्शन है उपेक्षा, अनुभिज्ञा, अभिप्रेरण या निरुत्साह। क्वेश्चन भेज देना व्हाट्सएप जी मैं पूरा पे। ऑप्शन ठीक, थैंक यू। आज से 4 पानी पी सका था मैडम का।